हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है oocyte फ्रीजिंग। oocyte फ्रीजिंग क्या होता है, फीमेल गैमेट्स जो रहते हैं उसको फ्रीजिंग करना क्यों ज़रूरी बन गया है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे महिलाएं करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, उनको भी जैसे उनका लक्ष्य होता है कि इतनी पढ़ाई करनी है, यह पोजीशन पर पहुंचना है। तो आज के इस युग में जैसे आपने सुना भी होगा कि काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस जो रहते हैं वो लोग भी अपने oocyte फ्रीजिंग पहले करवा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब भी उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है तभी उनके लिए ईजी हो जाए। तो पहले मैं बात करती हूँ कि oocyte फ्रीजिंग क्या होता है। oocyte फ्रीजिंग यानी कि जो भी महिला है जिनकी उम्र यंग एज है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जैसे ही कोई भी फीमेल का जैसे बर्थ होता है उसके बाद तभी उनके जो बॉडी है उसमें नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ऑन एन एवरेज इट इज़ बिटवीन 300 to 400। जैसे ही आपके पीरियड्स शुरू होते हैं तो हर एक महीने पे एक ओवरी में से एक oocyte रिलीज़ होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जैसे पहले के ज़माने में आपको पता है कि 17-18 साल में शादी हो जाती थी और बाय 22-23 उनका फैमिली कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो भी लड़कियां हैं वह काफ़ी करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनको पढ़ाई वगैरह का भी एक एम होता है कि जैसे मुझे यह डिग्री हासिल करनी है। उसके बाद उनके जो फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं इन दैट देयर करियर। सो ऑन एन एवरेज ऐसा हम देखते हैं कि आजकल अराउंड 28-30 या तो 30 के बाद वो शादी के लिए सोचते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 35 एक पोजीशन हासिल करने के बाद दे वांट टू प्लान देयर प्रेगनेंसी। सो ऐसे जो महिलाएं हैं कि जो वर्किंग हैं या तो उनका एम लक्ष्य ऐसा है कि एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद ही उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो यह जो महिलाएं हैं अपने oocyte यंग एज में वह प्रिजर्व करवा सकते हैं। दूसरी जो महिलाएं हैं जैसे किसी का अगर कैंसर डिटेक्ट होता है, उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह का ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो उसके पहले भी हम उनका oocyte प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में जो ओवरीज रहते हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उसको भी डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से जो ओवेरियन रिजर्व है वह कम हो सकता है। सो बिफोर गोइंग फॉर एनी सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप अपने oocyte प्रिजर्व करवा सकते हैं। तीसरा जो क्लास है कि जैसे काफ़ी सारे हम पेशेंट्स देखते हैं कि जिनको चॉकलेट सिस्ट वगैरह है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है, तो ऐसे जो पेशेंट हैं कि जिनमें हमको सर्जरी प्लान करनी है, फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, उनका सर्जरी के पहले का जो AMH है वह अच्छा है, तो हम पहले उनका oocyte प्रिजर्व कर लेते हैं, या तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद उनका सर्जरी प्लान कर सकते हैं एंड आफ्टर सर्जरी हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या तो जो भी उनकी प्रोसीजर है, जैसे oocyte प्रिजर्व किया है तो एम्ब्रियो बना के फिर इम्प्लांटेशन के लिए रख सकते हैं। दूसरे जो पेशेंट है कि जिनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है और उसकी वजह से दे आर एट अ हाई रिस्क फॉर द प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, तो ऐसे पेशेंट में भी oocyte फ्रीजिंग बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है। दूसरे जो पेशेंट है कि जिनका एनी हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का, या तो ब्राका जीन्स पॉजिटिव है, तो ऐसे जो पेशेंट है कि जिसमें ओवरीज रिमूवल इंडिकेटेड रहता है, तो यह जो पेशेंट है जिनके ओवरीज निकालने की सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं, तो बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी वह अपना oocyte प्रिजर्वेशन करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बताने वाली हूँ कि oocyte प्रिजर्वेशन की प्रोसीजर कैसे होती है। इवन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर, जैसे थोड़े ही दिन पहले मेरे पास पेशेंट आया था कि जिनको ट्रांसजेंडर सर्जरी के लिए जाना था, तो जो कोई फीमेल है जिसको अपना जेंडर कन्वर्ट करना है, तो जब भी
गोइंग फॉर द सर्जरी, बिफोर आपको टेस्टोस्टेरोन वगैरह के जो इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं उसके पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपको oocyte फ्रीजिंग करवाना है। ऐसे जो पेशेंट है ट्रांसजेंडर सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो याद रखिए कि बिफोर यू स्टार्ट एनी हार्मोनल ट्रीटमेंट लाइक टेस्टोस्टेरोन वगैरह, उसके पहले आप ऑर्किड हॉस्पिटल में आकर अपने oocyte प्रिजर्व करवा सकते हैं। oocyte प्रिजर्वेशन की जो प्रोसीजर होती है वह बिल्कुल भी ऐसा पेन वगैरह नहीं होता है। जो प्रोसीजर है उसमें एक आपका बेसिक सोनोग्राफी किया जाता है, आपके हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं। पीरियड के सेकेंड डे से आपको डिपेंडिंग अपॉन योर हार्मोन्स के जो टेस्ट है वह हिसाब से आपके इंजेक्शन्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। ऑन एन एवरेज 10 से 12 दिन यह इंजेक्शन लगना है। उसके बाद 12वें या 14वें दिन पे आपके जो भी एग्स मैच्योर हुए हैं उसको हम रिट्राइव करते हैं IVF लैब में, और जो मैच्योर oocytes जो रहते हैं उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर रहता है -180 डिग्री, उसमें हम उसको स्टोर कर देते हैं या तो फ्रीजिंग कर देते हैं। अभी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम यह जो oocytes रहते हैं उसको हम कितने समय तक फ्रीजिंग रख सकते हैं। यह जो oocyte है उसको n नंबर ऑफ ईयर्स हम रख सकते हैं, बिकॉज एक बार वो लिक्विड नाइट्रोजन में जाते हैं, उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी आपने प्लान किया है कि यह समय पे आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, वह समय पे आपके जो हस्बैंड हैं उनके स्पर्म्स लेकर और आपके oocytes जो प्रिजर्व किए हैं उसको हम थॉ करते हैं, और oocyte और स्पर्म को मिला के जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वह IVF लैब में होती है। उसमें से एम्ब्रियो बनाया जाता है और वह एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में रखा जाता है। यह हिसाब से यह टोटल प्रोसीजर होती है। यह प्रोसीजर में ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स या तो ऐसे कोई एज सच कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जनरली हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है, हार्मोनल थेरेपी जो भी आफ्टर द प्रोसीजर भी इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे PCOD वाले पेशेंट्स में हालांकि हमको देना पड़ता है आफ्टर द oocyte रिट्राइवल, वह हार्मोनल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, और आपके कोई भी नियर डियर है जिनको ऐसी कोई प्रोसीजर करवानी है तो आप ऑलवेज़ उनको रेफ़र कर सकते हैं ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर पे। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।